हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आज के इस खास वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे सोशल साइंस जो कि आपका पेपर 2 में पूछा जाता है, इसके जो सीबीटी क्वेश्चंस है इनका एक मैराथन क्लास लेके आई हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ जो हमारे ऑनलाइन परीक्षा हुए थे उसमें हमारे जो सीबीटी क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ एक थियोरी मैराथन भी यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस की थी 2 घंटे की। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपकी सीडीपी की जो आपकी थियोरी और मैराथन दोनों के दोनों आ गया है सीबीटी का, वो आप देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक ही प्लेलिस्ट देखनी है सीटैट मैराथन करके, जो कि आपकी सारी मैराथन को कवर कर रही है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीबीटी क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ जो कि सोशल साइंस में यहाँ पे पूछे गए हैं। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है। अब चलिए आज के इंपॉर्टेंट क्लास हम शुरू करते हैं। अब चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन मैं आप लोगों के साथ शुरू करती हूँ। और इस सेशन के अंदर हम लोग यहाँ पे सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन के यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और आपका जो हिस्ट्री है, इन तीनों के ही क्वेश्चन करने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चन मैं आपके पैडागोजी के भी डिस्कस करूँगी, ताकि आगामी जो सीटेट परीक्षा है उसमें आपकी एक अच्छी खासी रिविजन यहाँ पे हो जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म सुंदरवन डेल्टा। तो देखिए, सुंदरवन डेल्टा के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि सुंदरवन डेल्टा क्या है और ये किस तरीके का आपका दिखता है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने आप लोगों के सामने एक इमेज लगाई हुई है जिसके थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगी सुंदरवन डेल्टा के बारे में। तो देखिए, ये जो एरिया है जिसको मैं यहाँ पे इस तरीके से डार्क कर रही हूँ, ये आपका सुंदरवन डेल्टा के अंदर आता है, जिसका शेप क्या माना जाता है, जिसका शेप आपका त्रिभुज माना जाता है, यानी कि ये आपका ट्राइंगुलर आपका एक डेल्टा है। साथ ही साथ यहाँ पे बता रखा है कि ये आपका ये जो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डेल्टा है आपका सुंदरवन डेल्टा, ये आपका कौन सी नदी के आपके बहाव से बनता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, एक यहाँ पे आपको ब्रह्मपुत्र आपको यहाँ पे दिख रही होगी, दूसरी आपको गंगा रिवर दिख रहा होगा, और तीसरा यहाँ पे एक मेघना भी है, यहाँ पे मेघना भी आपको दिख रहा है। तो देखिए, वैसे तो इन तीनों के मिश्रण से आपका ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, पर मेनली अगर इस क्वेश्चन में जैसे कि अगर हम ऑप्शन की तरफ गौर करें तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पे कुछ इस तरीके से दे रखे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म सुंदरवन डेल्टा, और ऑप्शन में आपको यहाँ पे आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र दे रखा है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पहला ऑप्शन। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन और उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे जितना हमसे हो पाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि आइडेंटिफाई द एटमॉस्फेरिक लेयर, यानी कि आपको यहाँ पे ए और बी के आधार पे वायुमंडलीय परत को यहाँ पे पहचानना है। और जिसके अंदर आपको यहाँ पे बोल रखा है कि जो मीटेरॉइड्स होते हैं, जो उल्का पिंड होते हैं ना, वो आपका इस परत पे आकर इस परत में आके परिवेश करते हैं हमारी स्पेस से, और यहाँ पे बर्न अप होते हैं, यानी कि यहाँ पे ये जल जाते हैं। और साथ ही साथ जो टेम्परेचर है वो डिक्लाइन होता जाता है, जो आप जितनी ऊंचाई आपकी बढ़ती रहेगी तापमान जो है यहाँ पे घटता रहेगा। ऑप्शन क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। इसके लिए एक बार चलिए हम जरा हमारे जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के वो जरा डिस्कस करें। तो देखिए, अगर लेयर्स की बात करें तो सबसे नीचे आपका आता है ट्रोपोस्फेयर, जहाँ पे सारी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। इसके बाद आपका आता है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको हम यहाँ पे समताप मंडल बोलते हैं, जिसके अंदर मेनली क्या होता है कि आपका ये क्लाउड फ्री एरिया होता है, आइडियल माना जाता है फ्लाइंग के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका ओजोन परत पाई जाती है, जो कि हमें अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है। इसके अलावा आप यहाँ पे मीजोस्फेयर में देख सकते हैं कि यहाँ पे मीटेरॉइड्स आके जल रहे हैं, मीटेरॉइड्स आके यहाँ पे बर्न अप होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप थर्मोस्फेयर में देख सकते हैं, थर्मोस्फेयर में आइनोस्फेयर भी होते हैं, जिससे आपका क्या होता है कि यहाँ पे रेडियो ट्रांसमिशन यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी लास्ट लेयर यानी कि सबसे आउटरमोस्ट लेयर जो गैसेस की बनी है, वो आपकी
एक्सोस्फेयर है यानी कि वायुमंडल है जो कि आपका स्पेस से हमारे अर्थ को कनेक्ट करती है। तो देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को गौर करूं तो इस क्वेश्चन में हमें बोल रखा था कि मेटेरॉइड्स यहाँ पे बर्न होते हैं, टेम्परेचर जो है वो डाउन होता है, वो कौन सा है यहाँ पे, ये है मेसोस्फेयर यानी कि आपका मध्यमंडल। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें पूछ रखा है जो इंसुलेशन होता है ये किससे आपका एसोसिएट करता है। तो देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो देखिए जो सोलर रेडिएशन होता है जब ये हमारी अर्थ सरफेस पे आपका रीच करता है तो देखिए कुछ हीट तो यहाँ पे ट्रैप हो जाती है और कुछ हीट आपकी बाउंस बैक हो जाती है। तो इस प्रोसेस को आपका इंसुलेशन का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे इंसुलेशन का जो फिनोमिना है वो किससे लिंक करेगा, वो आपका यहाँ पे सोलर एनर्जी से यानी कि सूर्य ऊर्जा के साथ इसको हम लिंक कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं तो थोड़ा सा बिना हम देरी करें इन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ फॉरेस्ट पूछ रखा है। अगर आपको ये टॉपिक करना है तो आप क्लास 7th की जो आपकी एनसीईआरटी है उसके अंदर एक चैप्टर दे रखा है, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि शंकुधारी वन जो होते हैं, इसके अलावा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, ये आपके पूछे गए हैं यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनमें आपका यहाँ पे किस तरीके के पेड़ लगते हैं या फिर इनकी किस तरीके की क्वालिटी है ये पूछ रखा है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं आपसे यहाँ पे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करूँ जो सबसे नीचे दे रखा है यानी कि शीतोष्ण सदाबहार वन। अब देखिए मैच द फॉलोइंग की खास बात क्या होती है कि अगर आपको 1 या 2 पॉइंट क्लियर है तो आप इजीली ये कर सकते हो। तो देखिए ये आपका महाद्वीप के पूर्वी किनारे पे है, तो ये यहाँ पे इसका 4th का आपका यहाँ पे पहला सही होगा। इसके अलावा अगला यहाँ पे है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन इसका नाम रखा गया है। और देखिए यहाँ पे इसके बारे में क्या बता रखा है, इसके बारे में यहाँ पे खास बात आपकी जानने की है कि यहाँ पर जो है वो हार्डवुड ट्री आपके पाए जाते हैं यानी कि सी का क्या होगा यहाँ पे सेकंड होगा। तो अगर आपको 2 भी पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि आपका 4th ऑप्शन का ए और आपका सी ऑप्शन का सेकंड किस में दे रखा है, तो आप कहेंगे सेकंड वाले ऑप्शन में दे रखा है। इस हिसाब से सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोल रखा है, जैसे कि आप सभी यहाँ पे सहारा डेजर्ट के बारे में जानते हैं, सहारा रेगिस्तान के बारे में खास बात क्या है, ये आपका लार्जेस्ट पार्ट माना जाता है हमारी नॉर्दर्न अफ्रीका का। सबसे मेन तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा सहारा रेगिस्तान की और क्या खास बात है, सहारा रेगिस्तान की खास बात ये है कि ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आपका डेजर्ट है। पर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ही है थोड़ा अलग दे दिया। यहाँ पे बोल रखा है कि कथन 1 में कि एक समय में ये हरा भरा मैदान हुआ करता था। तो देखिए यहाँ पे सहारा अभी तो आपका सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट के अंदर आता है वर्ल्ड में, बट कभी ये आपका ग्रीन लैश प्लेन माना जाता था। और यहाँ पे केव पेंटिंग जो है वो आपका क्या बताती है, जो गुफा में जो चित्र पाए गए हैं उसमें वहाँ पे दिखाए गए हैं कि यहाँ पे नदियाँ थी, यहाँ पे मगरमच्छ थे यानी कि क्रोकोडाइल थे, हाथी थे, शेर थे, बकरियाँ थी। ये उन्हीं जगह पे होती है जहाँ पे आपकी हरियाली हो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो केव पेंटिंग हमें पाई गई है सहारा डेजर्ट के आसपास, उससे ये डिपिक्ट होता है कि एक टाइम में ये हरी भरी जगह मानी गई होगी। तो देखिए अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, क्योंकि केव पेंटिंग की मदद से ही हमें पता चला कि सहारा रेगिस्तान एक समय में हरा भरा मैदान हुआ करता होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा तीसरा ऑप्शन। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे आगे आपको सिविक्स के यानी कि पॉलिटिकल साइंस के, इसके अलावा आपको हिस्ट्री के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
तो अगर आप यहाँ पे सोशल साइंस के लिए परेशान हैं या फिर आप रिवीजन के लिए आपको लग रहा है कि आपको चाहिए कंटेंट, तो ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगी। तो देखिए यहाँ पे आपको बोल रखा है कि कंसीडर द स्टेटमेंट ए बी एंड सी ऑन डॉल्फिन। डॉल्फिन से संबंधित यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि जो डॉल्फिन है वो आपके फ्रेश वाटर जो कि गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर है यहाँ पे फाउंड होती है। तो देखिए इसका नाम भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन सी डॉल्फिन आपकी यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे जो डॉल्फिन पाई जाती है उसका नाम है सुसु, SU। अब देखिए ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ ये जो डॉल्फिन है आपकी ब्लाइंड है, और ये डॉल्फिन क्या इंडिकेट करती है कि पानी कितना साफ है, यानी कि अगर ये डॉल्फिन है तो पानी का स्तर आपका जो क्वालिटी है वो हेल्दी वाटर माना जाएगा। और गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर में ये डॉल्फिन पाई जाती है। और साथ ही साथ डॉल्फिन की सेंचुरी आपको कहाँ पे है, ये आपकी बिहार राज्य में है, ये भी सही है। और यहाँ पे बोल रखा है कि डॉल्फिन का प्रेजेंस ये इंडिकेट करता है कि वाटर की हेल्थ कैसी है, मतलब अच्छी है बुरी। तो देखिए तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा पहला ऑप्शन, जिसमें आपको बोल रखा है ए बी और सी तीनों सही है। ए बी एंड सी ऑल आर करेक्ट। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रखा है जो आपका बायोगैस होता है ये आपका किसका मिक्सचर माना जाता है। तो देखिए बायोगैस जो होता है ये हम लोगों का किस किस का मिक्सचर होता है। एक मीथेन का मिक्सचर होता है, मीथेन का फॉर्मूला होता है आपका CH4, और साथ ही साथ दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CO2। तो देखिए इन दोनों का मिक्सचर आपका क्या माना जाता है, बायोगैस। अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो बताने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका पहला ऑप्शन जो कि है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहे होंगे। अभी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे 7 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है, इसके अंदर हमें रिसोर्सेस यानी कि संसाधन के बारे में हमें दो अलग अलग कथन यहाँ पे दे रखे हैं, और हमें देखना है कि इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो देखिए पहले में बोल रखा है कि सभी संसाधनों का यहाँ पे आर्थिक मूल्य होता है, यानी कि हर किसी का इकोनॉमिक वैल्यू होता है। तो देखिए ये यहाँ पे करेक्ट नहीं है। जो सारे रिसोर्सेस है इनका इकोनॉमिक वैल्यू हो ये जरूरी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि टाइम और टेक्नोलॉजी दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर माने जाते हैं जिससे हमारे जो रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन हैं, इनमें परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट है वो तो गलत है, क्योंकि हर रिसोर्सेस का जरूरी नहीं है कि कोई आर्थिक मूल्य हो, इकोनॉमिक वैल्यू हो, पर टाइम और रिसोर्स के साथ साथ यानी कि टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे जो संसाधन है, रिसोर्सेस है, उनका यूज़, उनका हम लोगों को मिलना, ये सब चीज़ें तय हो रहा है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन जिसमें आपको ए फॉल्स बता रखा है और बी ट्रू है वो यहाँ पे सही है, यानी कि पहला ऑप्शन। अब चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रखा है कि इनमें से कौन सा आपका कन्वेंशनल सोर्स यानी कि परंपरागत स्रोत आपका माना जाएगा। इसका ऊर्जा का आपको ये समूह चुनना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक पिक्चर लगाई है जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो एनर्जी के सोर्स हैं वो दो तरीके के हैं। एक आपका होता है कन्वेंशनल और एक आपका होता है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल जो होता है ये आपका इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल माना जाता है। ये आपका अगर आप देखें तो इकोनॉमिकल मतलब जिसका आप एक तरीके से आप बिजनेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। नॉन इकोनॉमिकल मतलब जो आप यहाँ पे घरों में आप इसका प्रयोग करते हैं। और नॉन कन्वेंशनल मतलब जो आपके रिन्यू होते चले जाएं, जो कि आप बार बार इसका प्रयोग कर सकते हो, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायो एनर्जी, बायो गोबर गैस जो होता है, इसके बारे में बता रखा है। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रखा था कि इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे कन्वेंशनल सोर्स माना जाएगा एनर्जी का। तो देखिए एक आपका ऑयल, एक आपका नेचुरल गैस, एक आपका फायरवुड, ये आपका क्या है, कन्वेंशनल है। जबकि अगर आप यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे आपको हाइड्रो पावर प्लांट दे रखा है, ये नहीं है।
सोलर एनर्जी ये भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो बायोगैस भी आपका कन्वेंशनल नहीं माना जाएगा। तो देखिए इस हिसाब से यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे 10th क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये 10वें क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रखा है कि हमें मैच द फॉलोइंग करना है नेचुरल रिसोर्स और उनकी क्लासिफिकेशन यानी कि उनके वर्गीकरण के आधार पर। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको टर्म दे रखे हैं और आपको ये क्लास 8th की एनसीईआरटी के अंदर आपको मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले लेवल ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से यानी कि विकास और उनके प्रयोग के हिसाब से यहाँ पे जो हमारे संसाधन, यहाँ पे जो हमारे जो रिसोर्स होते हैं उनको हम एक्चुअल और पोटेंशियल बोलते हैं, यानी कि जो वास्तविक तरीके से हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और वो जो पोटेंशियल, जो जिनके पास पोटेंशियल है, जो यूज़ हो सकते हैं बट अभी तक यूज़ नहीं हुए हैं। तो देखिए आपका ए का तो आपका 1 होगा। इसके अलावा ओरिजिन के हिसाब से यानी कि किस तरीके से ये इनका उद्गम हुआ है, इसके हिसाब से हम इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम यहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक बोलते हैं, यानी कि लिविंग कंपोनेंट है या नॉन लिविंग कंपोनेंट है। इसके अलावा यहाँ पे स्टॉक के आधार पर हम यानी कि भंडार के आधार पर हम इन्हें मतलब कितना आपका है आपके पास, तो इन्हें हम रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स के नाम से जानते हैं। इस हिसाब से यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड लगाए गए, जो कि करेक्ट आंसर होगा आपका ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे हमें बता रखे हैं जो रेन्यूएबल और जो आपकी नॉन रेन्यूएबल एनर्जी होती है वो किस तरीके से होती है। रेन्यूएबल वो होती है जिसको आप बार बार रिन्यू कर सकते हो, बार बार प्रयोग कर सकते हो, और नॉन रेन्यूएबल वो होते हैं जो कि एक बार अगर ख़त्म हो गए तो दोबारा वो चीज़ आपका वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रखा है कि यहाँ पे आपको महाद्वीप की पहचान करनी है, यानी कि कॉन्टिनेंट को पहचानना है इसके फीचर के अनुसार। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बोल रखा है कि ये आपका सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ये तो सबको पता है, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, बट फिर भी आगे पढ़ लेते हैं, जो कि आपका साउदर्न हेमिस्फेयर में है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में है, और साथ ही साथ इसे हम द्वीपीय समूह के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए एक पिक्चर भी लगाई गई है जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक द्वीपीय समूह है जो कि 3 तरीके से पानी से घिरा हुआ है। इंडियन ओशन आप देख सकते हैं 2 तरफ से और कोस्टल सी एक तरफ से। तो देखिए यहाँ पे ये आपका जो ऑस्ट्रेलिया है ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट यहाँ पे माना जाता है। तो इस हिसाब से ये जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका ऑस्ट्रेलिया, जो कि हमें दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि सौर मंडल से जब हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि पहले ऑप्शन में कि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने की अवधि जो है इनकी बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारा सूर्य है और यहाँ पे ये अलग अलग ऑर्बिट यानी कि छल्ले इस तरीके से बना रखे हैं। जैसे जैसे आपका जो ग्रह है वो आपका सूर्य से दूर जाएगा, ये छल्ले बढ़ते चले जाएंगे, और छल्ले अगर बढ़ते चले जाएंगे तो परिक्रमा करने का जो समय है वो भी बढ़ता चला जाएगा। ये एक बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी जो ऑप्शन है यहाँ पे वो सही नहीं होंगे। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे सही होगा। अभी मैंने आपके साथ 12th नंबर का क्वेश्चन ये डिस्कस किया। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है। यहाँ पे बोल रखा है कि ग्लोब और यहाँ पे प्रकाश, यानी कि जो प्रकाश स्रोत है जैसे कि ग्लोब हो गया और सोर्स ऑफ लाइट है, इन दोनों का इस्तेमाल करके, इन दोनों का यूज़ करके टीचर किस चीज़ को डेमोस्ट्रेट कर सकती है। पहले में है परिक्रमा यानी कि रेवोल्यूशन, अगले में है दिन रात डे नाइट, अगले में है सीजनल वेरिएशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमारा ग्लोब होता है, ग्लोब में आपका यहाँ पे किस तरीके से रोटेशन होता है, दिन रात किस तरीके से बनते हैं और सीज़न किस तरीके से बनते हैं, क्योंकि रोटेशन रेवोल्यूशन में हम यहाँ पे ग्लोब का प्रयोग कर सकते हैं, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल यानी कि वर्षा का वितरण, इसका यहाँ पे कोई सीधा लिंक नहीं बैठ रहा। इस हिसाब से यहाँ पे आपका परिक्रमा
दिन रात और मौसम परिवर्तन किस तरीके से होते हैं, ये टीचर क्या है यहाँ पे ये ग्लोब या फिर प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके समझा सकती है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन जिसमें आपको ए, बी और सी दे रखा है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी कि पहला ऑप्शन। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के से पहले एक बार रोटेशन और रेवोल्यूशन देख लीजिए। रोटेशन होता है आपका जब हमारी पृथ्वी अपने ही स्पिन में घूमती है, और रोटेशन की वजह से दिन रात बनते हैं, और रेवोल्यूशन जब वो सूर्य की परिक्रमा करती है, और ये करने में 365 दिन का समय लगता है जो कि एक साल कहलाता है, जिसकी वजह से क्या बनते हैं, जिसकी वजह से मौसम यानी कि सीजन यहाँ पे तैयार होते हैं। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लॉक माउंटेन। तो देखिए माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं, आपके पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हमारे 3 अलग अलग तरीके के आपके माउंटेन मेनली देखने को मिलते हैं। 4 तरीके के माउंटेन है, सॉरी ये 4 तरीके के माउंटेन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं फोल्ड माउंटेन, जो कि इस तरीके से दिखता है। अगला है वोल्केनिक माउंटेन, अगला है रिलिफ्ट यानी कि जो आपके बिल्कुल काफ़ी प्लेन होते हैं, और एक आपके इस तरीके से जिसमें आपके ये ब्लॉक आपके ये निकले होते हैं। तो देखिए इसे आपका फॉल्ट माउंटेन या फिर ब्लॉक माउंटेन के नाम से जानते हैं। ये आप एनसीईआरटी के क्लास 7th की जो एनसीई ज्योग्राफी की बुक है उसमें से आप पढ़ सकते हैं, और इसमें आपका ये पूछ रखा है कि ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल कौन सा है। तो देखिए हमारी एनसीईआरटी में बता रखा है जो वोगस माउंटेन है वो आपका वोगस पर्वत जो है वो आपका ब्लॉक माउंटेन यानी कि फॉल्ट माउंटेन का यहाँ पे एग्जाम्पल माना जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल कौन सा है, ये आपका है हिमालय। तो ये आपको कुछ बेसिक आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें फिर से यहाँ पे 2 अलग अलग स्टेटमेंट दे दी गई है। अब देखिए यहाँ पे हमें मून और अर्थ से संबंधित यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें बोल रखा है कि पृथ्वी से अगर हम देखें तो चंद्रमा का केवल हमें एक भाग ही दिखाई पड़ता है। और कथन दूसरा क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड घूमने में 27 दिन का समय लगाता है, और लगभग इतना ही समय ये अपने अक्ष पे घूमने में भी लगाता है। तो अपने अक्ष पे ये लगभग 27.3 दिन का समय लगाता है, जो कि लगभग 27 दिन के आसपास है। क्योंकि ये पूरा महीना घूम रहा होता है तो हमें क्या होता है, हमें यहाँ पे पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है, वन साइड ही दिखाई पड़ता है। तो देखिए ये दोनों चीज़ें यहाँ पे सही है, इस हिसाब से पहला जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए एक बार थोड़ा बेसिक इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें बता रखा है अगर ये आपका सन है और ये आपका अर्थ है तो ये तो पूरी तरह से चक्कर लगा रहा है जो कि 365 दिन का समय ले रहा है, और अर्थ जो है वो अपने यहाँ पे अपने एक्सिस में रोटेट करने में 24 घंटे का समय लगा रहा है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मून जो है यहाँ पे 29.5 लगभग इतना माना जाता है, 27 से 29.5 दिन का समय यहाँ पे आपका लगा रहा होता है ये आपका अर्थ के चारों ओर घूमने में। तो इस तरीके से आपका महीने का भी निर्माण होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं उससे संबंधित हमें यहाँ पे 3 अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो देखिए इसको समझने से पहले मैं आप लोगों के साथ ये कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी रॉक साइकिल का। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैग्मा दिख रहा होगा। अब देखिए मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो देखिए मैग्मा क्या है कि आपका माउंटेन के अंदर भी ठंडा हो सकता है, बाहर भी ठंडा हो सकता है। तो मैग्मा जब कूल होता है तो ये इग्निशियस रॉक बनता है, और इग्निशियस रॉक जब टूटते हैं तो इससे आपके क्या होते हैं, सेडिमेंट तैयार होते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े तैयार होते हैं। और जब सेडिमेंट आपके इकट्ठा हो जाते हैं, ये कंबाइन हो जाते हैं तो बन जाते हैं आपके सेडिमेंट्री रॉक। और जब सेडिमेंट्री रॉक में हाई प्रेशर एक्सर्ट होता है तो ये बन जाता है आपका फिर से मेटामॉर्फिक रॉक, जिसका आपका मेल्टिंग होके फिर से ये मैग्मा बनता है। तो इस तरीके से ये साइकिल आपकी चलती रहती है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो ये क्वेश्चन पूछ रखा है इसके अंदर क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है कि ABC आपको यहाँ पे कायांत्रिक शैल के बारे में बता रखा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन आपका सही होगा। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि जब इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक को हीट और प्रेशर आपका प्रोवाइड करेंगे तो मेटामॉर्फिक बनेगा, जो कि सही है।
यानी कि आग्नेय और अवसादी शैल में जब हम यहाँ पे ताप और दाब अगर हम देते हैं तो ये कायांतरिक शैल बनते हैं। तो देखिए ये आपका सही है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि अगर मेटामॉर्फिक रॉक को अगर हम मेल्ट करते हैं तो ये आपका मैग्मा बनते हैं, जो कि हाई प्रेशर इसमें एक्सर्ट किया जाता है। ये भी सही है, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और मार्बल जो है मेटामॉर्फिक रॉक का ही एक एग्जाम्पल है, जो कि यहाँ पे हमें एनसीईआरटी के अंदर भी बता रखा है। तो देखिए तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही दे रखे हैं, जो कि आपका ABC ऑल आर ट्रू, ये यहाँ पे सही होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ 17। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है ऑन एंटरिंग विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द स्पेस डू द मेट्रॉइड्स बर्न, यानी कि मेट्रॉइड्स जो उल्कापिंड होते हैं वो कौन से आपके लेयर में आके बर्न होते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपके साथ थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, जो कि है आपका मध्यमंडल यानी कि मेसोस्फेयर। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों के साथ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर भी डिस्कस किया था। इसमें से कुछ भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है आपके पेपर के लिए। अब देखते हैं अगला, यहाँ पे आपको ट्रांसह्यूमनिन्स के बारे में पूछा गया है। तो देखिए ट्रांसह्यूमनिन्स होते क्या है, ये आपकी एनसीईआरटी में एक टर्म यूज़ किया गया है। जैसे कि हमारे डू यू नो वाले आपके पॉइंट होते हैं, उनमें आपका ये टर्म यूज़ किया गया है। ऐसे व्यक्ति जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, जो कि आवागमन करते रहते हैं, उनके लिए आपका यहाँ पे ऋतु प्रवास यहाँ पे बोला गया है। तो देखिए ऋतु प्रवास जो है यहाँ पे ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए आपका रखा गया है, जो कि अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग यानी कि एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग एक जगह से दूसरी जगह अपना जो आवास है वो आपका यहाँ पे बदलते रहते हैं और आवागमन करते रहते हैं, यानी कि मूवमेंट करते रहते हैं। इनके लिए ये टर्म यूज़ किया जाता है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो परमानेंट विंड होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 18 में हम यहाँ पे आ गए। तो देखिए यहाँ पे जो स्थायी पवनें होती हैं उससे संबंधित हमें A और B अलग अलग कथन दे रखे हैं, हमें इन पे यहाँ पे विचार विमर्श करने के बाद बोली गई है। तो देखिए यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं, जिसके अंदर हमें बता रखा है कि हमारे आसपास यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके के विंड जो है वो फ्लो करते हैं। सबसे पहले आपके प्लेनेटरी, इसके अलावा सीजनल, और अगला लोकल। लोकल विंड में आपका यहाँ पे लैंड ब्रीज हो गया, सी ब्रीज हो गया, यानी कि जो दिन के समय में हवा बहती है, रात के समय में जो हवा बहती है। इसके अलावा आपके यहाँ पे आपके वैली ब्रीज और माउंटेन ब्रीज, यानी कि जो आपके माउंटेन की तरफ से जो हवा आती है उनको रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे आपका प्लेनेटरी विंड के बारे में बता रखा है। ये ईस्टर्न लाइन और वेस्टर्न लाइन और आपके पोलर विंड होते हैं, जो कि काफ़ी ठंडी हवा होती है। और सीजनल विंड आपको पता है, जो सीज़न के हिसाब से आपका जैसे कि लू वगैरह है ये बहती है। अब देखिए यहाँ पे आपका पूछ रखा है कि आपका जो परमानेंट विंड होती है, जो आपकी स्थायी पवनें होती है, जिसे हम यहाँ पे किस नाम से जानते हैं, जिसे हम प्लेनेटरी विंड के नाम से भी जानते हैं, ये क्या है। तो देखिए यहाँ पे इससे रिलेटेड क्या है, ये आपके पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ये आपका यहाँ पे सही है। और इसके अलावा वेस्टर्न लाइन और ईस्ट लाइन, यानी कि पश्चिमी और पूर्वी पवनों के ये आपके उदाहरण हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका बता भी रखा है कि ईस्टर्न लाइन और वेस्टर्न लाइन इसके एग्जाम्पल है, और पोलर विंड भी इसका एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पे जो हमें कथन दे रखे हैं, दोनों के दोनों कथन आपके यहाँ पे सही हो जाते हैं। अगर दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाते हैं तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा बोथ A एंड B आर ट्रू, यानी कि A और B दोनों के दोनों यहाँ पे सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को पूछ रखा है, अब देखिए यहाँ पे पूछ रखा है कि जो कॉम्पस है ब्राज़ील में और आपका यहाँ पे लियोन्स है यहाँ पे वेनेजुला में, ये क्या है। ये आपके ग्रासलैंड माने जाते हैं, ये आपके उष्णकटिबंधीय घास स्थल है जो कि इन जगहों में पाए जाते हैं। तो देखिए ये हमें क्लास 8 की एनसीईआरटी के अंदर डिटेल में इनके बारे में बता रखा है, आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। अभी मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 20 ये डिस्कस किया। अब चलिए आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करते हैं।
अब हम लोगों को यहाँ पे एक मैच द फॉलोइंग दे रखा है और यहाँ पे आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से, जिसके अंदर यहाँ पे बोल रखा है कि आपको रिफॉर्मर और उनके मूवमेंट यानी कि यहाँ पे जो आंदोलन चले थे और किनके द्वारा ये आंदोलन शुरू किए गए थे, इनसे रिलेटेड आपको मैच द फॉलोइंग दे रखा है। तो देखिए, अगर आप इस मैच द फॉलोइंग को डिटेल में देखें तो यहाँ पे हम लोगों को लास्ट में यहाँ पे अंबेडकर जी के बारे में बता रखा है, जो कि आपका क्या थे, जो कि आपका लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। तो उस समय क्या था कि उस समय मंदिरों में जाना, वहाँ पे एंट्री नहीं दी जाती थी लोअर कास्ट को। तो इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था जिसके तहत यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे एंट्री प्रोवाइड की गई, यहाँ पे मूवमेंट चलाया गया जिसमें ये बोला क्या गया कि यहाँ पे टेंपल में हर किसी की एंट्री होनी चाहिए, यहाँ पे कास्ट के बेसिस पे एंट्री बंद कराई जाए। तो यहाँ पे आपका डी का तो सीधा फोर्थ, डी का आपका फोर्थ सही है। तो देखिए, डी का फोर्थ आपको कौन कौन से ऑप्शन में दे रखा है, आपको दूसरे और चौथे ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े तो देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आपको दे रखा है, यहाँ पे परियार। परियार जो है, परियार किससे आपका लिंक करते थे, परियार जो है यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से आपका लिंक करते थे। तो देखिए, इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन यहाँ पे चलाया था। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो देखिए, यहाँ पे आपको सी में यहाँ पे दे रखा है डिरोजियो। डिरोजियो जो है, डिरोजियो किससे लिंक करते थे, या आपका यंग बंगाल मूवमेंट, यानी कि जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे नेगलेक्ट करके यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए यूथ में चलाया गया एक मूवमेंट था, जो कि आपका यंग बंगाल मूवमेंट के नाम से जाना गया था। तो देखिए, इस हिसाब से यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा सी ऑप्शन में। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। और देखिए, ऐसी चीज़ें जो आपको कुछ नया सा पता चल रहा है कि हमें ये चीज़ नहीं पता थी, तो एक पेपर पेन लीजिए, आप उन चीज़ों में नोट करते रहिए। अब देखिए, यहाँ पे बोल रखा है कि हमारी जो मॉडर्न इंडिया की स्क्रिप्ट है वो आपकी ज़्यादातर कौन सी लिपि में बनाई गई है। तो देखिए, बंगाली, तमिल और देवनागरी में नहीं है, ये आपकी ब्राह्मी लिपि में बनाई गई है, जो आपकी मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट देखी जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो ऑस्ट्रिच है आपके इंडिया में, आपके पैथोलिटिक पीरियड में, आपके यानी कि पूरा पाषाण युग में आपके जो ऑस्ट्रिच हैं ये पाए जाते थे। और इसके बारे में हमें कैसे पता चला, महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में इनके अंडे जो है ये पाए गए थे। तो देखिए, यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो ऑस्ट्रिच है ये मेनली आपका अभी के टाइम में आपका अफ्रीका के एरिया में पाए जाते हैं। बट यहाँ पे पैथोलिटिक एरा जो कि आपका 2 मिलियन से लेकर 12,000 ईयर पुराने आपके हैं, इस टाइम में यहाँ पे ऑस्ट्रिच के शेल पाए गए थे, वो भी महाराष्ट्र के एरिया में, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय आपके ऑस्ट्रिच पाए जाते थे, वो भी पैथोलिटिक एरिया में। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन में दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही दे रखी है। तो देखिए, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका दूसरा ऑप्शन। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। यहाँ पे हम लोगों को एक और मैच द फॉलोइंग दे रखा है, जिसमें हमें कंट्री और उनकी कॉलोनी यानी कि देश और उनके उपनिवेश को सही तरीके से मिलान करना है। तो देखिए, यहाँ पे अगर आपको एक या दो भी अच्छे तरीके से पता है तो आप इस तरीके का क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम पुर्तगाल की बात करें, यहाँ पे पोर्टुगल की बात करें, तो ये ब्राज़ील के आपके उपनिवेश माने जाते हैं, इनकी कॉलोनी मानी जाती है। यानी कि बी का क्या करेक्ट होगा, बी का आपका फोर्थ करेक्ट होगा। और बी का फोर्थ हम लोगों को यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन में दे रखा है, या आपको सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि इन दोनों में से ही एक आंसर यहाँ पे सही होगा। अब देखिए, यहाँ पे हम लोगों को अगला यहाँ पे दे रखा है इंग्लैंड। इंग्लैंड का आपके जो उपनिवेश थे वो थे जमैका, जो कि आपको यहाँ पे पहले उसमें दे रखा है। यानी कि सी का क्या होगा, सी का आपका फर्स्ट होगा। और सी का फर्स्ट हमें कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ये हमें दूसरा ऑप्शन में दे रखा है। तो देखिए, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन के लिए तो आपको एक या दो चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, यहाँ पे बोल रखा है कि जो एम्पैरिकल हिस्टोरिकल पेंटिंग होती है, यानी कि साम्राज्यवादी ऐतिहासिक जो पेंटिंग थी वो किसके लिए थी। तो देखिए, इनके बारे में आपको कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पहले तो ये भारत के नहीं थे। तो देखिए, ये जो पेंटिंग थी ये आपकी यूरोप की दशा को दर्शाती थी। और यूरोप की दशा क्या, यूरोप की जो पब्लिक मेमोरी है
यानी कि वहाँ पे एक तरीके से जो लोक स्मृति है उसको ये बढ़ावा देती है और वहाँ की जो पावर है उसको दर्शाने के लिए उस टाइम पे ये पेंटिंग यहाँ पे बनाई जाती थी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एम्पेरिकल हिस्टोरिकल पेंटिंग यानी कि साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग की बात करें तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे ए, बी और सी ये तीनों कथन यहाँ पे सही है, जबकि ये जो लास्ट वाला कथन है यहाँ पे सही नहीं जाएगा। तो इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन सही होगा जिसमें हमें ए, बी और सी दे रखा है, जो कि हमें सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो हमें आईने अकबरा से पूछा गया है। अब देखिए ये क्या है, ये आपका तीसरा वॉल्यूम है। ये आपका तीसरा वॉल्यूम किस चीज़ का है? ये आपका अकबरनामा का तीसरा वॉल्यूम है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और साथ ही साथ इसके अंदर हमें ट्रेडिशनल कल्चर रिकॉर्ड मिलते हैं और इसके अंदर हम लोगों को यहाँ पे डेटा पता चलता है बहुत सारी चीज़ों का। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। और ये आपका ये जो आईने अकबरी है ये क्या है? आईने अकबरी तीसरी वॉल्यूम मानी जाती है अकबरनामे की। तो देखिए यहाँ पे पहला जो कथन है वो तो गलत होगा कि ये दूसरा कथन है, ये यहाँ पे गलत, मतलब दूसरा वॉल्यूम है, ये तो यहाँ पे गलत है। इसके अलावा यहाँ पे है कि यहाँ पे अकबर के रिलीजन के रिकॉर्ड रखे जाते थे, उनके रिलीजन के नहीं, उनके कल्चर के, उनका ट्रेडिशन के, यानी कि जो यहाँ पे उनकी परंपराएं हैं, उनकी संस्कृति है, उनका रिकॉर्ड यहाँ पे रखा जाता था। और ये एक तरीके का स्टैटिस्टिकल डाटा माना जाता था। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। यहाँ पे किसके लिए? आईने अकबरी के लिए। तो देखिए वो ऑप्शन जिसमें हमें सी और डी दे रखा है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन में दे रखा है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है कि जो प्राचीनतम हमारी लघु यहाँ पे चित्रकला है, यानी कि अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग है, वो किस पे लिखी जाती थी? वो आपके यहाँ पे पॉट को छोड़कर पाम लीफ, पेपर, वुड तीनों में ही लिखी जाती थी। तो देखिए यहाँ पे वो ऑप्शन सही है जिसमें हम लोगों को यहाँ पे बी, सी और डी दे रखा है, जो कि हमें यहाँ पे चौथे ऑप्शन में दे रखा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे और अच्छा खासा आपका रिविजन यहाँ पे हो रहा होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोल रखा है कि अभी से 7000 साल पहले यहाँ पे कौन ऐसे ट्रैवलर आए थे जिन्होंने केरला की डाइवर्सिटी के बारे में, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके बारे में लिखा था? तो देखिए वो थे आपके यहाँ पे इब्न बतूता, जिन्होंने यहाँ पे एक बुक हमें लिख के दी थी जिसका नाम आपका ये बताया गया था रिहला। और इसके अंदर यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी डाइवर्सिटी के बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। तो देखिए वो ट्रैवलर कौन थे? वो ट्रैवलर आपके थे इब्न बतूता। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका दूसरा ऑप्शन। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि संविधान की अगर हम प्रस्तावना देखें तो उनमें निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, यानी कि जो हमारा प्रियम्बल है उसमें किस तरीके की इक्वालिटी का मेंशन किया गया है? तो देखिए इनकम हो गया, इसके अलावा वेल्थ हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इनका यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पे प्रतिष्ठा यानी कि जो स्टेटस है, यहाँ पे इक्वालिटी का स्टेटस हमें मिलना चाहिए, इसके बारे में हमारी प्रियम्बल के अंदर यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इनमें से कौन सा यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए सही है? तो देखिए जो आपके नगर निगम है ये क्या है? ये आपके लोकल गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है सबसे पहले तो। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को और क्या पता होना चाहिए? अब देखिए यहाँ पे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें यहाँ पे क्या बनाए जाते हैं? यहाँ पे वार्ड बनाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग एरिया को यहाँ पे किस में डिवाइड कर दिया जाता है? वार्ड में डिवाइड कर दिया जाता है। और जो वार्ड काउंसलर होते हैं उनकी यहाँ पे नियुक्ति की जाती है, वो एक इलेक्टेड मेंबर होते हैं। बाकी जो ऑप्शन है यहाँ पे वो सही नहीं दिए गए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका दूसरा ऑप्शन। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है कि वुमेन के एम्प्लॉयमेंट को, यहाँ पे जो महिला है इनके रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे इनमें से क्या अनिवार्य किया गया है कि जिस संस्थान में 30 से ज़्यादा महिला कर्मचारी होंगी वहाँ पे डैश होगा, वहाँ पर क्या किया जाएगा, वहाँ पे यहाँ पे क्या किस चीज़ का प्रावधान किया जाएगा, ये हमें यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे शिशु सदन बनाया जाएगा। अब शिशु सदन है क्या, इसके बारे में देखिए। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर किसी कार्यस्थल में 30 से अधिक महिलाएं हैं तो वहाँ पे काम करने वाली अगर 30 से ज़्यादा महिलाएं हैं तो उनको पूरे वीक में
उनको पूरे वीक में 48 हार्स से ज़्यादा काम नहीं कराया जाएगा और साथ ही साथ पूरे वीक में एक दिन की उनको छुट्टी दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे उनके वर्कर चिल्ड्रन के लिए यहाँ पे अलग से प्रोविज़न किए जाएंगे, ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका शिशु सदन, और बाकी जो ऑप्शन है ये यहाँ पे गलत है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रखा है कि जो रोज़ा पार्क है जो रिफ्यूज़ किया गया था अपनी सीट जो है बस के अंदर देने में, अब देखिए रोज़ा पार्क ने जो आपका रिफ्यूज़ किया था अपनी सीट जो है बस में देने के लिए, जो वो किस तरीके के मूवमेंट को यूएसए में उन्होंने शुरू किया। तो देखिए ये आपका 1955 में हुआ था, जब उन्होंने एक वाइट मैन को अपनी सीट देने से मना कर दी थी। और इसके बाद यहाँ पे सिविल राइट मूवमेंट यानी कि नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत यहाँ पे देखने को मिली थी, वो भी यूएसए में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो गया यहाँ पे तीसरा ऑप्शन। आई होप यहाँ पर आप लोगों की एक अच्छी खासी रिवीजन हो रही है और आप लोग नए नए पॉइंट यहाँ पे सीख रहे हो। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है कि मीडिया के संदर्भ में जो सिटिंग एजेंडा होता है वो किस चीज़ को आपका दिखाता है। अब देखिए सिटिंग एजेंडा जो होता है वो दिखाता है कि पब्लिक की यहाँ पे ब्रिंगिंग को, पब्लिक की डिमांड को यहाँ पे पूरा करना। अगर मान लीजिए कि पब्लिक की कोई डिमांड है तो उसके लिए एक सिटिंग एजेंडा बिठाया जाता है और उसमें पब्लिक की यहाँ पे जो चिन्हित मुद्दे होते हैं उन पे यहाँ पे विचार विमर्श किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। बाकी जो ऑप्शन है उसके अंदर हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे सरकार की एक मीटिंग होगी, तो देखिए यहाँ पे ये आपका गलत है। इसके अलावा यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा, ये भी गलत है। या फिर प्री डिटरमाइन, पहले से ही आपका डिटरमाइन एजेंडा, ये आपका गलत है। तो देखिए यहाँ पे पब्लिक डिमांड के लिए ये इस तरीके से आपकी सीटिंग एजेंडा बिठाई जाती है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रखा है कि इनमें से कौन सा जो हमारा धर्मनिरपेक्षता होती है यानी कि सेकुलरिज्म होता है उसके लिए यहाँ पे सही बता रखा है। तो देखिए धर्मनिरपेक्षता से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बोल रखा है कि कोई भी स्टेट, कोई भी रिलीजन आपका किसी भी तरीके का अफेयर जो है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के मामले में दखल नहीं दे सकता, ये यहाँ पे गलत है। तो इस तरीके का सेकुलरिज्म की बातें नहीं की जाती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये बोल रखा है कि स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर इन द पर्सनल लॉ ऑफ कम्युनिटी, यानी कि स्टेट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती, ये भी यहाँ पे गलत है। तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन में बोल रखा है कि इंडियन स्टेट को जो है आपका है, यहाँ पे बोल रखा है इंडियन स्टेट मस्ट मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस फ्रॉम रिलीजन, यानी कि जो स्टेट है, जो आपके राज्य है, वो धर्म से थोड़ी सी दूरी बनाए रखें, यानी कि धर्म को यहाँ पे एक तरीके से उसके अवहेलना ना करे, इसके बारे में बोला गया है। हमें हर धर्म का सम्मान करना है, तो बी यहाँ पे सही है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि एक धर्म दूसरे धर्म पे डोमिनेट नहीं कर सकता, तो ये भी सही है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन जिसमें आपको बी और डी दे रखा है वो यहाँ पे सही होगा, जो कि हम लोगों को यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में मेंशन किया गया है। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रश्न के अंदर हमसे क्या पूछ रखा है कि इंडियन पार्लियामेंट ने यहाँ पे 1952 से लेकर 2019 तक के बीच में इनमें से कौन से वर्ग के लिए यहाँ पे आरक्षण दिया है। तो देखिए इंडियन पार्लियामेंट के अंदर किस वर्ग के लिए यहाँ पे आरक्षण दिए जाते हैं, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए अगर आप ऑप्शन को पढ़ेंगे तो पहला ऑप्शन है आपका शेड्यूल कास्ट, यानी कि अनुसूचित आपकी जातियाँ, इनको यहाँ पे जो आरक्षण है ये दिया जाता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, इनको भी यहाँ पे आरक्षण दिया जाता है। और जो शेड्यूल ट्राइब है, इन तीनों को यहाँ पे आरक्षण दिया जाता है। महिलाओं के लिए एक अलग से ऐसा कोई आरक्षण यहाँ पे है नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका वो ऑप्शन जिसमें आपको ए, बी और डी दे रखा है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका तीसरा ऑप्शन। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जो फेडरल कोर्ट है जो इंडिया का, वो किसको प्रिसीड करता है। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। और यहाँ पर आपका 1937 में
यहाँ पे क्या किया गया था, एक प्रोविजन किया गया था, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, जो कि आपका 1935 का था, और जिसमें यहाँ पे ये बताया गया कि जो फेडरल कोर्ट है ये आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को यहाँ पे क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पहला ऑप्शन। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। देखिए सोशल साइंस के क्वेश्चन जो है अगर आपको आते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका पूछ रखा है जो आर्टिकल 39A है। देखिए आर्टिकल का नॉलेज एक बार अच्छे से रख लीजिएगा, जो फंडामेंटल राइट है उनको पढ़ लीजिएगा। इसमें मैंने आप लोगों के लिए एक डिटेल मैराथन पहले ही 2 घंटे की अपलोड की है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो उसको आप जरूर देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है जो आर्टिकल 39A है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसके तहत राज्य के कर्तव्य में नागरिक के लिए क्या चीज़ उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है रिजर्वेशन, वो भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में, या फिर ये एक कानूनी सहायता देनी चाहिए, या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में यानी कि वितरण में, या फिर रिलीजियस वर्कशिप में। तो देखिए ये जो आर्टिकल 39A है ये यहाँ पे हम लोगों को एक तरीके से लीगल एड यानी कि कानूनी सहायता मुहैया कराता है, वो भी किसको, अगर कोई पुअर सेक्शन से है या फिर कोई वीकर सेक्शन से है या डिसेबल्ड है, तो यहाँ पे हम लोगों को एक लीगल सहायता यहाँ पे दी जाती है। जैसे कि अगर कोर्ट में अगर आपके कोई वकील नहीं है और आप वकील का चार्ज नहीं दे पा रहे, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे क्या करेगा, कोर्ट एक यहाँ पे एक लॉयर जो है वो अपॉइंट करके देगा। ये आपका क्या है, ये आपकी कानूनी सहायता दी जा रही है, ये आपको लीगल एड दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन का जो सेकेंड ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है जो न्यायमूर्ति है यानी कि जस्टिस राजेंद्र छच्छर कमेटी जो आपका 2005 में आई थी, इसके अंदर यहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनलाइज किस कम्युनिटी को रखा गया और किनकी डेवलपमेंट के बारे में, किनके विकास के बारे में यहाँ पे बोला गया। तो देखिए ये जो 2005 में आपकी कमेटी आई थी, इसके अंदर जो मुस्लिम लिंग थे यानी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, इनकी यहाँ पे सोशल यानी कि सामाजिक, इसके अलावा इकोनॉमिकल, इसके अलावा एजुकेशनल राइट को लेकर यहाँ पे एक कमेटी पारित की गई है। इस क्वेश्चन का जो तीसरा ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अब देखिए इस प्रश्न के अंदर ये बोल रखा है कि भारत में जो कपड़ा उद्योग के संबंध में यहाँ पे आपका दानन व्यवस्था है यानी कि जो आपका पुटिंग आउट सिस्टम है वो क्या है, यानी कि जो क्लोथ इंडस्ट्री है इसमें पुटिंग आउट सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो देखिए इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर व्यापारी जो आपके बुनकर से कच्चा सामग्री उपलब्ध करवाते हैं, यानी कि व्यापारी क्या करते हैं, यहाँ पे बुनकर को पहले कच्चा सामग्री देते हैं और वो कच्चे सामग्री से बुनकर क्या करते हैं कि अपना सामान बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पे बुना हुआ सामान, यहाँ पे कपड़ा सामान वगैरह वो लेके उसे मार्केट में सेल कर देते हैं। ये आपका है दानन व्यवस्था। यानी कि सबसे पहले व्यापारी क्या कर रहे हैं, व्यापारी यहाँ पे हायर करते हैं एक तरीके से उन लोगों को जो कि यहाँ पे उनका काम कर सकते हैं, और वो काम करके देते हैं, कच्चा माल देते हैं और काम हो जाता है तो उनको वो सामान मिल जाता है, मार्केट में वो सेल कर देते हैं। जो कि आपको यहाँ पे पहले ऑप्शन में यहाँ पे सही बोल रखा है, ये दानन व्यवस्था होती है, यानी कि पुटिंग आउट सिस्टम के अंदर ये चीज़ की जाती है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोल रखा है 1994 में जो यहाँ पे साउथ अफ्रीका में जो सिस्टम में चेंज लाया गया उसके बाद किस तरीके की सरकार यहाँ पे लाई गई। तो देखिए 1994 में जो दक्षिण अफ्रीका में रिवॉल्ट हुए थे उसके बाद यहाँ पे क्या था, जो मोनार्की वगैरह थी उनको यहाँ पे अबॉलिश किया गया था। मतलब ये बोला गया था कि हमें एक ऐसी, आपको ऐसी सरकार चाहिए जो कि कैसी हो, जो कि लोकतांत्रिक हो, यानी कि जिसको हम चुने, इस तरीके की सरकार चाहिए। तो इस तरीके का रिवॉल्ट होके यहाँ पर 1994 के बाद साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इसको यहाँ पे अपनाया गया था। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे है, यहाँ पे हमें इस प्रश्न के अंदर पूछ रखा है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र में यानी कि सोशल साइंस की पैडागॉजी में हम लोग यहाँ पे सिविक्स टर्म यहाँ पे टीचिंग के दौरान अपर प्राइमरी क्लासरूम में यानी कि जो आपके प्राथमिक कक्षा होती है, उच्च प्राथमिक कक्षा होती है, उसमें नागरिक शास्त्र शब्द का प्रयोग हम नहीं करते। अब देखिए क्यों नहीं करते, आपको ऐसे ऑप्शन को देखना है जो कि नेगेटिव सेंस में चीज़ें बोल रहा हो। तो देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन तो होगा,
इस क्वेश्चन का आंसर, जिसमें यहाँ पे बोल रखा है इट लिमिट द स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि ये विषय के दायरे को क्या करता है, ये सुनिश्चित कर देता है, मतलब इतना ही दायरा होगा। तो देखिए डी ऑप्शन आपको कहाँ पे नहीं मिल रहा, वो तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि डी तो होना चाहिए। तो यहाँ पे A1 और 2 ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकते। यहाँ पे जो आंसर हो सकता है वो थर्ड या फोर्थ हो सकता है। तो थर्ड या फोर्थ में आप डिफरेंस देखेंगे तो एक में आपको ए दे रखा है और एक में आपको बी दे रखा है। तो देखिए बी में क्या है, इट डेवलप अ क्रिटिकल आउटलुक, यानी कि ये आप में आलोचनात्मक दृष्टिकोण लेके आता है। ये क्रिटिकल थिंकिंग तो अच्छा है, तो ये तो आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉट वाले ऑप्शन को आपको ढूंढना है। तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए मैंने बी वाले ऑप्शन को क्यों नहीं चुना, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है कि सिविक्स को, यानी कि पॉलिटिकल जो आपका नागरिक शास्त्र होता है, इस शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते, नहीं वाले को ढूंढना है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा केवल ए, सी और डी, जो कि हमें तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर आप यहाँ पे हिस्टोरिकल इमेजिनेशन जनरेट करना चाहते हैं, यानी कि ऐतिहासिक कल्पना जागरूक करना चाहते हैं बच्चों में, जो कि मस्जिद से के विषय में बच्चों को यहाँ पे एक तरीके से उन्हें सिखाने में एक प्रभावशाली विधि मानी जाएगी, वो क्या है। तो देखिए सबसे बढ़िया तो ये है कि आप एक फील्ड ट्रिप करवा दीजिए वहाँ पे, यानी कि एक विजिट करवा दीजिए। अगर वो विजिट करेंगे और अगर वो देखेंगे चीज़ें, खुद देख के सीखेंगे, तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रखा है मानचित्र, सिक्के और आपके जो समय रेखा है, यानी कि मैप, पॉइंट और टाइम लाइन जो है, वो टीचिंग में किस चीज़ में मदद करती है। तो देखिए तीनों की तीनों जो है आपका हिस्ट्री से संबंध रखती है, इतिहास से संबंध रखती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा ऑप्शन। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि निम्नलिखित में से किसको हम प्राथमिक स्रोत का प्रतीक नहीं मानते, यानी कि नहीं माना जा सकता, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ प्राइमरी रिसोर्स। अब देखिए प्राइमरी रिसोर्स वो होते हैं जो कि हमें यहाँ पे प्राथमिक स्रोत जो कि इतिहास के बारे में जानने में मदद करें। तो देखिए जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ है, ये तो हमें जानने में मदद करेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हड़प्पा के बारे में जानने में, यानी कि उस समय किस तरीके की नृत्य किया जाता था, वो जो मूर्ति है उसके बारे में जानने में, ये भी हम प्राइमरी रिसोर्स मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप वेदर रिपोर्ट कलेक्ट करना और इकोनॉमिकल सर्वे करना आप प्राथमिक स्रोत नहीं मान सकते। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पहला ऑप्शन। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है इन सोशल साइंस टीचिंग, यानी कि सामाजिक विज्ञान के सेक्शन में जो आपके समुदाय है, ये एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माने जाने चाहिए, मतलब क्यों माने जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को समुदाय की मदद से हमें एक अवसर मिलेगा कि हम रियल सेटिंग को पहचान सकें, यानी कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, किस तरीके से लोग यहाँ पे प्रतिक्रिया रखते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, इसके बारे में हमें पता चलेगा। अब देखिए ये आपका इनएक्सपेंसिव है, यानी कि ये आपका यहाँ पे सुलभ है, और ये चीज़ें आपका सही नहीं है। ये आपका ओल्डर है और वाइस तरीका है, ये भी सही नहीं है। कम्युनिटी नॉलेज हम लोगों को मिलेगी, ये देखिए यहाँ पे आपका स्वीकार्य माना जाएगा, यानी कि ये भी इतना ज़्यादा सही नहीं बैठेगा। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे बोल रखा है ये जो हिंदुस्तान टर्म है जो आपका यहाँ पे यूज़ किया गया था, वो आपका इंडिया के नॉर्थ पार्ट को इंक्लूड करता है, इंडिया के जो भारत के उत्तर भाग को ये यहाँ पे ये समावेशन करता है, जबकि उत्तर पूर्व को ये यहाँ पे समावेशन नहीं करता। अब देखिए यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे स्टेटमेंट 2 क्या दे रखा है कि हिस्ट्री की पैडागॉजी जो है उसमें आपके ये जो टर्म है वो आपके केयरफुली यूज़ होते हैं, क्योंकि पास्ट में जो चीज़ें होती हैं बिकॉज दे मेंट डिफरेंट थिंग टू द पास्ट। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि जो हम शब्द प्रयोग करते हैं इतिहास में, यहाँ पे इतिहास के यहाँ पे शिक्षा शास्त्र में, उसमें आपको सावधानी से आपको चीज़ें देखनी चाहिए। अब देखिए अगर हम देखें तो दोनों के दोनों हमें सेम लगेगा, यानी कि हिंदुस्तान के लिए यहाँ पे
उत्तर भारत का प्रयोग किया गया जबकि उत्तर पूर्व का प्रयोग नहीं किया गया, ये आपको डिटेल में देखना होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो स्टेटमेंट ए जो है वो तो आपका करेक्ट है ही, हमारी एनसीईआरटी के बुक के अंदर दे रखा है, बट स्टेटमेंट बी ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इतिहास में छोटे छोटे चीज़ों के बदलने से उनका अर्थ भी यहाँ पे बदल जाता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि चिल्ड्रन को, बच्चों को, हम लोगों को यहाँ पे सामाजिक और राजनीतिक जीवन यानी कि यहाँ पे हमें सोशल और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में इन्हें बताना चाहिए और यहाँ पे इन लोगों को इनके एक्सपीरियंस के बारे में जो भी इन्होंने पढ़ा उसके केस स्टडी वगैरह बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है कि बच्चे जो आपका एक्सपीरियंस लेंगे उससे लर्निंग उनकी और अच्छी होगी। ये तो बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों पॉइंट सही हैं। अब देखिए किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी में अगर बच्चा केस स्टडी करता है, बच्चा खुद एक्सपीरियंस करता है तो उसे और अच्छे से समझ में आएगा। इस पॉइंट में कोई भी दोहरा नहीं है। तो देखिए दोनों के दोनों सही हैं, तो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि इतिहास जो है वो आपका क्या है, मिथ है। तो देखिए ये तो आपका गलत है, इतिहास मिथ है। और यहाँ पे बोल रखा है कि जो इतिहास है वो आपके स्रोतों से व्याख्या की जा सकती है, यानी कि इसका इंटरप्रिटेशन हम कैसे कर सकते हैं, आपके सोर्सेस से यानी कि स्रोत से कर सकते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट ए आपका गलत है, स्टेटमेंट बी आपका सही है। इसी वजह से इस क्वेश्चन में आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही होगा, यानी कि ए गलत है किंतु बी जो है वो सही है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है द सिलेबस ऑफ द सोशल साइंस हैज स्कोप फॉर गेटिंग एक्सटेंडेड, यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है इसके दायरे को हम क्या कर सकते हैं, विस्तृत करने की संभावना बनी रहती है, इसका दायरा बढ़ता रहता है। अब देखिए जितने हमारे स्रोत वगैरह, जितने हमारे संसाधन अगर बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा सिलेबस जो है वो बढ़ता जाएगा और हर साल कुछ ना कुछ इतिहास बनी रहे तो वो चीज़ें आपकी किताब में ऐड हो ही सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि बच्चे जो हैं वो अपनी क्लासरूम से आउटसाइड वर्ल्ड में भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें सही हैं। तो दोनों चीज़ें सही हैं, तो यहाँ पे आपका जो तीसरा ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक टीचर जो है वहाँ पे क्या कर रही है, इन अ क्लासरूम अ टीचर फिक्स पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन इनटू वन इमेज, यानी कि एक इमेज में एक ही रिलीजन के जो बच्चे हैं या लोग हैं उनको ये फिक्स कर रही है। तो टीचर यहाँ पे क्या प्रमोट कर रही है, टीचर यहाँ पे जो आपका स्टीरियोटाइप है इसको ये प्रमोट कर रही है, बाकी जो ऑप्शन है ये सही नहीं होंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन है। अब देखिए इस प्रश्न के अंदर ये बोल रखा है कि अगर हमें सामाजिक विज्ञान के शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अगर हमें जो ज्ञान की सीमाएं होती हैं इस पर आपको जोर देना है, यानी कि जो हमारी लर्निंग है वो एक्सटेंड होती रहे, तो हमें पाठ्य पुस्तक जो है वो किस तरीके से रखनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे पाठ्य पुस्तक के अंदर अगर किसी मुद्दे को समझाना है तो उसके लिए एक विशेष रास्ता होना चाहिए, ये नहीं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, ये तो नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे सही है। इसके अलावा डेवलप एज अ क्लोज बॉक्स, यानी कि जो बंद मुख प्रश्न होते हैं, बंद मुख प्रश्न यहाँ पे सही नहीं होंगे। इसके अलावा आपको मेन स्ट्रीमिंग भी यहाँ पे मुख्य धारा से नहीं चलना। अब देखिए बच्चों को जिस तरीके से समझ में आ रहा है आप उस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। और इसके अलावा डेवलप अ डायनेमिक डॉक्यूमेंट, ये आपका सही है यहाँ पे। तो देखिए ऐसा ऑप्शन जिसमें आपको ए और डी दे रखा है वो यहाँ पे सही बैठेगा, जो कि आपको कहाँ दे रखा है, जो कि आपको यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है सोशल साइंस की जो टीचर है जो रिसोर्स यानी कि जो स्रोत होते हैं उनका प्रयोग वो किस तरीके से कर सकती है। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि वो अवॉइड करें उनके जीवन के साथ जोड़ना, यानी कि जीवन के साथ जोड़ने को वो यहाँ पे बढ़ावा ना दे, ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि वो मोटिवेट करे, वो प्रोत्साहित करे स्रोत को यहाँ पे रीड करने के लिए, तो ये सही होगा। इसके अलावा डिस्करेज करे यानी कि यहाँ पे हतोत्साहित करे, ये भी यहाँ पे गलत होगा। तो देखिए आपको पॉजिटिव ऑप्शन को देखना है। इसके अलावा बच्चे ज़्यादा प्रश्न पूछें और उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज्ञान करें, ये सही है। तो देखिए इन चारों में से आपका करेक्ट क्या है, बी और डी। और बी और डी आपको कहाँ मिल रहे हैं, बी और डी आपको सेकेंड ऑप्शन में मिल रहे हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करें। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है हाउ कैन अ सोशल साइंस टीचर डील विद द चिल्ड्रन हु आर
इनअटेंटिव इन द क्लासरूम, यानी कि कक्षा में जो ध्यान ना देने वाले विद्यार्थी हैं उनके प्रति जो सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षक है वो उसका व्यवहार किस तरीके से होना चाहिए। अब देखिए उनको बिजी कर दे बहुत सारी डेट और फैक्ट याद करने में, तो ये तो आपका सही नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे उनसे बात करें कि उनको क्या दिक्कत है, ये सही है, तो ये तो आपका इंक्लूड होगा। इनकरेज करें उन्हें अपने एक्सपीरियंस को डिस्कस करने में, ये आपका सही है। उनको बहुत सारी वर्कशीट दे दे, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आपका वो ऑप्शन सही है जिसमें आपको बी और सी यहाँ पे दे रखा है, और बी और सी आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये आपको फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है कि सोशल साइंस टीचर का क्या रोल होना चाहिए। सीधा सीधा एक सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षक हैं उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन में है कि एनकरेज करें सारे क्वेश्चन को कि वो हाई कोग्निटिव वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो यहाँ पे गलत है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि प्रोवाइड करें उन्हें यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग एनवायरनमेंट, यानी कि जिससे वो कुछ उत्पाद निकाल सके, तो देखिए ये भी यहाँ पे सही नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे वो गाइड करे कि वो किस तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं, चीज़ों को याद कर सकते हैं, ये तो सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे लर्निंग एक्सपीरियंस उनको प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे उन्हें एनवायरनमेंट अपने आप ही मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सेकेंड ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि अगर आपको सोशल साइंस पेडागोजी में यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ को यहाँ पे बढ़ाना है, तो इनमें से आपको क्या नहीं करना होगा। तो देखिए नहीं बोल रखा, अपॉर्चुनिटी तो देनी होगी, तो ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। स्किल को डेवलप करना है यानी कि कौशल को बढ़ाना है, ये आपका सही है, इसलिए नहीं होगा। यहाँ पे हिस्ट्री को एज अ प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया की तरह यहाँ पे प्रदर्शित करना, ये भी सही है, तो ये नहीं होगा। आपको यहाँ पे स्टैच्यू मेंटेन करना है, यहाँ पे एक स्थिरता बनाए रखनी है, ये यहाँ पे इतना सही नहीं है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दे रखी है। यहाँ पे बोल रखा है कि सोशल साइंस टीचर शुड अवॉइड डिस्कशन ऑन कॉन्ट्रोवर्शियल इशू इन द अपर प्राइमरी क्लास, यानी कि जो विवादशील मुद्दे होते हैं इन पे यहाँ पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो देखिए चर्चा क्यों नहीं करनी चाहिए, तो ये तो आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। अब देखिए कथन बी जो दे रखा है वो क्या है, कंट्रोवर्सी अकर एज सोर्सेस। कंट्रोवर्सी एक स्रोत की तरह है, ये खुद अपने आप नहीं बोलती, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ये अपने आप, ये आपका सही स्टेटमेंट है। तो देखिए वो स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा जिसमें ए इज़ फॉल्स एंड बी इट इज़ ट्रू यहाँ पे दे रखा है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द सेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस कैन बी डेवलप बाय यूजिंग, यानी कि समय और स्थान ये किस तरीके की समझ को विकसित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो देखिए टाइम और जो स्पेस है वो आपका किस चीज़ के लिए यहाँ पे ठीक होंगे, तो यहाँ पे ओनली वाले ऑप्शन तो यहाँ पे इतने करेक्ट नहीं होंगे। तो देखिए अगर मैं टाइम और स्पेस की बात करूँ तो टाइम और स्पेस आपका यहाँ पे एक तरीके से ग्लोब के लिए तो इतना हेल्पफुल नहीं होगा, और ग्लोब की मदद से आप यहाँ पे जो डे है, इसके अलावा आप रेवोल्यूशन, रोटेशन, आप यहाँ पे पोजीशन वगैरह बता सकते हैं, बट कहीं ना कहीं टाइम और स्पेस से हम मैप और टाइम लाइन को हम यूज़ कर सकते हैं, इनके लिए यूज़ कर सकते हैं, इनको समझाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है यू आर अ सोशल साइंस टीचर, आप सोशल साइंस टीचर है भोपाल में, और यहाँ पर आप एक हैबिट डलवाना चाहते हैं प्री हिस्टोरिक पीपल के बारे में बच्चे को चीज़ें सिखाने के लिए। तो आप एज अ टीचर यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए सबसे बढ़िया क्या है कि आप उनको यहाँ पे फील्ड विजिट करा दीजिए। फील्ड विजिट से क्या होगा कि बच्चों का इंटरेस्ट, बच्चों का डेवलपमेंट यहाँ पे होगा और बच्चों की रुचि उस चीज़ में बढ़ेगी। तो आप ये जो आप भीमबेटका है यहाँ पे का भ्रमण आप करवा दीजिए, इससे आपका फील्ड विजिट से बच्चे जो हैं वो चीज़ें अच्छे से सीख पाएंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज पेडागोजिकल एड टू अंडरस्टैंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत का विभाजन हुआ था उसको समझाने के लिए आपका सबसे बढ़िया क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पे आप इसके लिए क्या चीज़ आप इसका यूज़ कर सकते हो, तो देखिए कॉइन्स पार्टीशन को नहीं बताते, इसके अलावा ब्लैक एंड रेड पॉटरी ये जो है किले हैं ये पार्टीशन के बारे में इतने सही नहीं होंगे। तो देखिए अगर आप
यहाँ पे पार्टीशन को समझाना चाहते हैं तो जो नरेटिव है, यानी कि जो पहले के टाइम में जो कथन दिए गए थे, जो बताई गई थी चीज़ें, उनसे आप कर सकते हो और इमेजेस वगैरह दिखा सकते हो, चित्र वगैरह दिखा सकते हो, जिससे बच्चे उस चीज़ को वहाँ पे रिलेट कर पाएंगे। तो देखिए ऐसा ऑप्शन जिसमें आपको बी और सी दे रखा है वो यहाँ पे सही आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। यहाँ पे बोल रखा है कि अगर आप एक सोशल साइंस टीचर हैं तो आपका एम क्या होना चाहिए। आपका एम चीज़ों को मेमोराइज कराने का नहीं होगा, आप यहाँ पे ग्लोरीफाई नहीं करेंगे फैक्ट को, यानी कि ग्लोरीफाई योर फैक्ट होगा, ये फास्ट नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो पॉइंटिंग आउट ओनली कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट को पॉइंट करना, केवल वाला ऑप्शन यानी कि विवादों को आप एक तरीके से उजागर करना, ये भी सही नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्डिंग करेंगे पर्सपेक्टिव ऑफ द पास्ट, यानी कि दृष्टिकोण दिखाएंगे, एक दृष्टिकोण का निर्माण कराएंगे बच्चों के साथ, ताकि बच्चे पास्ट को समझ सकें। यहाँ पे ए जो ऑप्शन है ये सही आंसर है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रखा है कि जो आपकी ग्राम पंचायत होती है उसके जो मेंबर होते हैं उन्हें कितने टर्म के लिए, कितने सालों के लिए यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है। यानी कि भारत के अंदर जो ग्राम पंचायत होती है इसे कितने, इनका जो कार्यकाल है ये कितने वर्ष का होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी के अंदर हमें डिटेल में बता रखा है कि जो ग्राम पंचायत होते हैं उनको यहाँ पे 5 वर्ष के लिए इलेक्ट किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका है 5 ऑप्शन, यानी कि पहला ऑप्शन। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रश्न के अंदर बोल रखा है कि पुलिस थाने के प्रभावी का पदनाम क्या है, यानी कि जो आपका यहाँ पे जो पर्सन इंचार्ज में होता है पुलिस स्टेशन के अंदर उसे क्या कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो पर्सन चार्ज में रहता है वो यहाँ पे क्या होता है, वो यहाँ पे आपका वो स्टेशन का आपका हेड होता है। और स्टेशन का जो हेड होता है उसे हम यहाँ पे स्टेशन हाउस ऑफिसर के नाम से जानते हैं, जो कि कौन हो सकता है, जो कि कोई इंस्पेक्टर हो सकता है या फिर कोई सब इंस्पेक्टर हो सकता है। ये आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने कहा कि पुलिस स्टेशन में जो पर्सन चार्ज पे होंगे उनका जो हेड होगा उसे आप स्टेशन हाउस ऑफिसर के नाम से जानोगे, और साथ ही साथ ये कौन हो सकते हैं, वो आपके इंस्पेक्टर या फिर सब इंस्पेक्टर हो सकते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे हमें एक अमेंडमेंट के बारे में पूछ रखा है, एक संशोधन के बारे में पूछ रखा है जो कि 2005 में हमारे सामने अमिट हुआ था। अब देखिए इसके अंदर क्या बोला गया है। इसके अंदर ये बोला गया है कि जो हिंदू सेक्शन एक्ट है ये किसके लिए बनाया गया था। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे एक्ट हैं जिनसे रिलेटेड हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन एक्ट को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। और साथ ही साथ इस एक्ट के तहत हमें ये बताया गया कि वुमेन को भी हमें इक्वल यहाँ पे राइट देना चाहिए। इक्वल यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो आपकी शेयर होगी, चाहे कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का हो। ऐसा नहीं होगा कि जो फादर हैं उनके प्रॉपर्टी पे सिर्फ लड़कों का हक होगा। यहाँ पे लड़कियों को भी इक्वल राइट की बात बोली गई है। ये जो आपका हिंदू सेक्शन एक्ट बना ये भी 2005 में। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बोल रखा है हु इज कंसीडर एज द फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर हम भारतीय संविधान की व्याख्या का देखें तो उसके अंदर जो अंतिम निर्णयधार्य है ये किसको माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपके फाइनल इंटरप्रिटेटर माने जाते हैं वो हमारी मानी जाती है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जुडिशरी, यानी कि जिसे हम न्यायपालिका बोलते हैं, इसको यहाँ पे एक तरीके से फाइनल इंटरप्रिटेटर माना जाता है। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा आप लोगों के सामने, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों के सामने कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए, ये आप क्वेश्चन नंबर 1 मान के चलिए। इसके अलावा आपने आई होप ये रीड कर लिया होगा, और ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे शो कर रही हूँ जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। तो देखिए इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, और देखिए आप लोगों को अपनी तैयारी करते रहना है। और एग्ज़ाम तो आप लोगों को पता है कि 28 दिसंबर से आप लोगों का स्टार्ट है ही, 28 दिसंबर 2022 से। और इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और जो 2 घंटे की सोशल साइंस की मैराथन है वो नहीं देखी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिलेगी सीटैट मैराथन करके, उसमें सारी मैराथन अभी तक जो अपलोड हुई है आपकी लगभग 3 दिसंबर से
लेकर वो सारी के सारी वो इंक्लूड की गई है। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी अगली वीडियो में, और साथ ही साथ यहाँ पर आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सीटेट एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।